फ्रेंड्स, आज की कहानी है अपने से 15 साल बड़े जीजा से विवाह कर ले, जो 2 बच्चों का पिता भी है। भाग 11। फ्रेंड्स, कहानी के सभी भागों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। समीर गीतिका को बताता है कि सीमा जी का इस आश्रम को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। सीमा जी हैं जो सबसे पहले इस आश्रम से जुड़ी, और सीमा जी ने उन्हें जो उनके पति के ऑफिस से पैसे मिले थे सारे इस आश्रम को दान में दे दिए। मैंने उन्हें मना भी किया तो वह बोली, मुझे इन पैसों से क्या करना है, वैसे भी मैं सारे पैसे को अपने परिवार वालों को ही देने वाली थी, पर उन लोगों के लालची व्यवहार के कारण मुझे अब उन्हें देने का मन नहीं है। मैं अपने पति के मेहनत के पैसे उन लालची लोगों को नहीं देना चाहती हूँ। अगर ये सारे पैसे किसी नेक काम में लग जाएं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मेरे खर्चे के लिए तो उनकी जो पेंशन मुझे मिलती है वही काफी है। मैं अकेली हूँ, आश्रम में ही रहना चाहती हूँ। यहाँ मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद भी कर दूंगी। तब से ये यहीं रहती है और हम दोनों के बीच एक रिश्ता भी बन गया है, माँ और बेटे का। मेरे कमरे में तुम्हारी फोटो देखकर सीमा जी ने एक दिन मुझसे पूछ ही लिया, इसका नाम क्या है। मैंने उन्हें तुम्हारा नाम बता दिया। वह बोली, बहुत प्यार करते हो उससे। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। तो वह बोली, यह आश्रम उसी के नाम पर बनाया है। फिर मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। तुमने गीतिका की बहुत सी फोटो भी अपने कमरे में लगा रखी है। जब कोई तुमसे उन फोटो के बारे में पूछेगा तो तुम सबको उसका नाम गीतिका ही बताओगे, तो लोगों को कुछ अजीब लगेगा। अब आश्रम का नाम तो बदल नहीं सकते थे, क्योंकि सारे कागजों में यही नाम है, तो हम गीतिका को ही एक नाम दे देते हैं। अब वह तो यहाँ है नहीं, उसके बारे में कोई जानता भी नहीं है। तब से मैं सबको तुम्हारा नाम अवनी ही बताता हूँ। यह नाम भी तुम्हें सीमा जी ने ही दिया है। अब गीतिका को सारी बात समझ में आ गई कि उसे अवनी के नाम से यहाँ सारे लोग पहले से कैसे जानते हैं। तब गीतिका ने समीर से पूछा, तुमने आश्रम का नाम मेरे नाम पर ही क्यों रखा? समीर बोला, गीतिका तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी, तब मैं बहुत उदास और अकेला हो गया था। बस मेरे पास एक तुम्हारा नाम ही था, तुम नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हारे नाम को ही अपना सहारा बना लिया और इस आश्रम का नाम तुम्हारे नाम पर मात्र गीतिका आश्रम रख दिया। गीतिका बोली, तो मेरे तलाक के बारे में भी तुमने ही डॉक्टर दीदी से कहा होगा। समीर बोला, नहीं, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं तो बस तुम्हें स्वस्थ और खुश देखना चाहता था। जब तुम कुसुम दीदी के वहाँ उपचार से काफी ठीक हो गई तो एकदम कुसुम दीदी ने मुझसे कहा, समीर, गीतिका अब काफी ठीक हो गई है, वह ज्यादा दिन तक अब यहाँ नहीं रह पाएगी। मैंने कुसुम दीदी से कहा कि परेशानी क्या है, वह ठीक होकर अपने घर चली जाएगी। तब कुसुम दीदी ने मुझे बताया, अब उन लोगों को गीतिका की जरूरत नहीं है, कोई उसे मिलने भी नहीं आता। मैंने विकास से कई बार फोन पर गीतिका के बारे में बात की। उसे गीतिका के उपचार से कोई मतलब नहीं है, वह बस उपचार के पैसे जमा कर अपनी जिम्मेदारी निभा देता है। अगर ऐसे हालात में गीतिका वापस उस घर में गई तो शायद फिर से अवसाद से घिर जाए, और ऐसा हुआ तो उसका दोबारा ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। तब मैंने उनसे पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? तब उन्होंने मुझसे कहा, ऐसे में गीतिका को विकास से अलग होकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। उसे विकास से तलाक ले लेना चाहिए, जिससे वह उस बंधन से आजाद हो जाएगी और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकेगी। फिर उन्होंने ही विकास से तलाक की बात की। वह भी तलाक के लिए राजी हो गया और इस तरह तुम्हारा तलाक हो गया। कुसुम दीदी ने ही मुझे समझाया कि समीर, गीतिका की खुशी तुम्हारे साथ ही है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। नियति ने तुम्हें साथ रहने का दूसरा मौका दिया है, तुम्हें इसे गंवाना नहीं चाहिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। गीतिका, कुसुम दीदी ने हमेशा एक बड़ी बहन की तरह मेरी सहायता की है। तुम आज स्वस्थ होकर यहाँ खड़ी हो तो यह सब कुसुम दीदी की वजह से ही हो पाया है। गीतिका, जब तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो गई तो उन्होंने तुम्हें नौकरी के बहाने यहाँ भेज दिया और इस तरह तुम इस आश्रम में पहुँच गई। गीतिका बोली, समीर, तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे इन एहसानों का बदला कभी नहीं चुका सकती हूँ। मैं आज बस तुमसे माफी मांग सकती हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में बिना सोचे समझे तुम्हारे प्यार को छोड़कर चली गई थी। शायद मुझे यह उसी की सजा मिली है। समीर, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। समीर बोला, नहीं गीतिका, तुमने कोई गुनाह नहीं किया है। अपने परिवार के बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है। मैंने इसके लिए तुम्हें कभी दोष नहीं दिया, बल्कि उस दिन तो मेरी नजरों में तुम्हारे लिए प्यार और सम्मान बहुत बढ़ गया था। आज से गीतिका की नई जिंदगी की शुरुआत हो गई थी। वह आश्रम में बहुत खुश थी और बहुत मन लगाकर काम कर रही थी। वह अक्सर सीमा जी के पास चली जाती, उसे वहाँ बहुत अच्छा लगता था। आश्रम में सब उसे अवनी के नाम से बुलाते। धीरे धीरे गीतिका को अवनी नाम सुनने की आदत पड़ गई
और वह गीतिका से अवनी दीदी बन गई। गीतिका अब गीतिका से अवनी दीदी बन गई थी, जो मात्र गीतिका आश्रम की संचालिका है। धीरे धीरे अवनी ने आश्रम का सारा काम सीख लिया। उसके आने से समीर को आश्रम के काम में बहुत मदद होने लगी। अवनी के आने से समीर की आंखों का सूनापन भी कम हो गया। वह खुश था कि उसके प्यार की जीत हुई। तभी तो वह गीतिका को उस भयंकर अवसाद के दौर से बाहर निकालने में कामयाब हुआ। अवनी और समीर बहुत खुश थे, पर सीमा जी को अभी भी शायद किसी बात का इंतजार था। वह अवनी को समीर की दुल्हन के रूप में देखना चाहती थी। वह समीर को अपना बेटा मानती थी। एक माँ क्या चाहती है? अपने बच्चे की खुशी। सीमा जी भी यही चाहती थी। उन्होंने कुछ समय तक इंतजार किया, पर जब दोनों की ओर से इस बात पर कोई पहल नहीं हुई तो उन्होंने खुद ही इस बारे में दोनों से बात करने की सोची। फिर एक दिन सीमा जी ने समीर जी से इस बारे में बात की और उसे कहा, बेटा अब तुम्हें अवनी से शादी कर लेनी चाहिए। तो समीर ने उनसे कहा, मैं अवनी पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ उसे ऐसा लगे कि मैंने उसे पाने के लिए उसकी मदद की है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ उसकी मदद उसे अवसाद से बाहर निकालने के लिए की है। मैं चाहता हूँ वह खुद इस रिश्ते के लिए तैयार हो, तब मैं उससे इस बारे में बात करूँगा। समीर की बात सुनकर सीमा जी ने अवनी से बात करने की सोची। एक दिन उन्होंने अवनी को बुलाकर कहा, अवनी अब तो तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हो और अपनी नई जिंदगी में आगे भी बढ़ रही हो। समीर भी तुम्हारी ओर से अब निश्चिंत है, तो मैं चाहती हूँ अब समीर भी अपना घर बसा ले। तो गीतिका बोली, हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि समीर को भी अब शादी कर लेनी चाहिए। उसको भी तो एक जीवन साथी की आवश्यकता है। तब शिवाजी ने अवनी से कहा, मैंने भी उससे यही कहा, पर उसने कोई सही से जवाब नहीं दिया। अवनी, मुझे लगता है वह किसी लड़की को पसंद करता है, पर पता नहीं क्यों उससे बात नहीं कर पा रहा है। तुम उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो, तो मैं चाहती हूँ तुम समीर से इस बारे में बात करो, जिससे मुझे उसका मन टटोलने में मदद मिले। अवनी बोली, सीमा जी अगर ऐसी बात है तो मैं मौका देकर उससे बात करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। सीमा जी सीधे अवनी से शादी की बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी अवनी के दिल में क्या है। पहले गीतिका समीर से बहुत प्यार करती थी, पर इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया था। आज अवनी के मन में क्या है यह जानना भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने अवनी से समीर से बात करने को कहा। अगले दिन शाम को सारा काम खत्म कर समीर और अवनी रोज की तरह साथ में चाय पी रहे थे, तो अवनी ने समीर से कहा, समीर एक बात पूछूं, सच सच जवाब दोगे? समीर बोला, हाँ पूछो, सच बोलूँगा। अवनी ने समीर से पूछा, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? समीर ने उसे टालने के लिए बोला, बस ऐसे ही नहीं की। गीतिका बोली, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद हो तो बता दो। समीर बोला, हाँ पसंद तो है, पर उसने अभी तक शादी के लिए हाँ नहीं की है। अवनी बोली, कौन है वह? मुझे बताओ, मैं उससे बात करती हूँ जो तुम्हारे जैसे लड़के के लिए हाँ नहीं कर रही है। समीर बोला, तुम उसे बहुत अच्छे से जानती हो। अवनी बोली, ऐसी कौन सी लड़की है जिसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ? समीर बोला, हाँ तुम उसे बहुत अच्छे से जानती हो, वह यही मेरे पास बैठी है, अवनी नाम है उसका। समीर के मुंह से अपना नाम सुनकर अवनी एकदम चौंक गई और बोली, क्या नाम बताया तुमने? दोबारा बोलो, मुझे शायद ठीक से सुनाई नहीं दिया। समीर बोला, मैंने अवनी ही बोला है, जो तुमने सही सुना है। समीर के मुंह से अपना नाम सुनकर अवनी बोली, समीर ऐसा नहीं हो सकता, मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूँ और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ। समीर बोला, कैसी शादी? उस शादी को तुम शादी कहती हो? ऐसी शादी शादी के नाम पर कलंक है। वैसे भी अब तुम्हारा तलाक हो चुका है, अब तुम स्वतंत्र हो। अवनी बोली, नहीं समीर, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें एक बहुत अच्छे जीवन साथी मिलना चाहिए, मेरी जैसी नहीं। तब समीर बोला, अवनी, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। मेरे दिल में जो जगह तुम्हारे लिए है वह किसी को मैं नहीं दे सकता। अगर ऐसे में मैं किसी और से शादी कर लूँ, उसे पूरा प्यार और सम्मान नहीं दूँ, यह तो उस लड़की के साथ अन्याय होगा। यह बात तुम अच्छे से समझ सकती हो। मैंने इतने सालों में तुमसे दूर रहकर भी कभी दूसरी लड़की के बारे में नहीं सोचा। मेरे दिल में तुम्हारे अलावा किसी और का कभी ख्याल भी नहीं आया। फिर आज जब तुम मेरे साथ हो तो मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? अवनी, अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे, वरना कभी भी शादी नहीं करूँगा। अवनी बोली, समीर ऐसा नहीं हो सकता। समीर बोला, तो हम हमेशा ही दोस्त बने रहेंगे। अवनी बोली, नहीं समीर, तुम्हें शादी करनी चाहिए। समीर बोला, तो शादी के लिए हाँ कर दो। समीर की बातें सुनकर अवनी परेशान हो गई और वहाँ से उठकर अपने कमरे में जाने लगी। तो समीर बोला,
अवनी, मेरी बात पर एक बार एकांत में अवश्य विचार करना। अवनी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, चुपचाप अपने कमरे में आ गई। आज अवनी का मन बहुत अस्थिर हो रहा था। उसे बार बार समीर की बातें याद आ रही थी। वह बार बार यही सोच रही थी, वह समीर से कैसे शादी कर ले, वह तो एक तलाकशुदा है। यही बातें उसके जहन में बार बार घूम रही थी, जिसकी वजह से वह पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई। सुबह अवनी समय पर ऑफिस पहुंच गई। आज वह पूरे दिन कुछ अनमनी सी हो रही थी। वह समीर के सामने जाने से भी कतरा रही थी। जब भी उसे समीर दिखता वह दूसरी ओर चली जाती। समीर भी महसूस कर रहा था अवनी उसे बचना चाह रही है, इसलिए उसने अवनी से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद सीमा जी ने समीर से पूछा, क्या तुमने अवनी से बात की? तो समीर बोला, हाँ की थी, पर उसने मना कर दिया। सीमा जी ने समीर से कहा, ठीक है, अब तुम उसे कुछ मत कहना, अब मैं अवनी से खुद बात करूंगी। फिर सीमा जी ने अवनी के पास एक सेविका को भेजा और उसे कहा, अवनी से जाकर कहना कि बहुत दिन से मुझसे मिलने नहीं आई है, जब उसे समय मिले मुझसे मिलने आ जाना। अवनी समझ गई थी सीमा जी उसे क्यों बुला रही है। अब उसकी दुविधा और बढ़ गई थी कि वह सीमा जी को क्या कहेगी, उन्हें कैसे मना करेगी। पर सीमा जी ने बुलाया था, उसे जाना तो पड़ेगा ही। शाम को सारे काम खत्म कर अवनी सीमा जी से मिलने चली गई। अवनी सीमा जी के घर आती है। सीमा जी अवनी से शादी के लिए मना करने का कारण पूछती है। अवनी सीमा जी से कहती है, मेरी पहले एक शादी हो चुकी है और मैं एक तलाकशुदा हूँ। मैं समीर जैसे नेक इंसान से कैसे शादी कर सकती हूँ? उसकी शादी किसी बहुत ही अच्छी लड़की से होनी चाहिए, मेरी जैसी तलाकशुदा से नहीं। सीमा जी बोली, अवनी, क्या तुम्हें लगता है समीर तुम्हारे अलावा किसी दूसरी लड़की से शादी करेगा? अवनी, तुम्हारी शादी हुए कितने साल हो गए और समीर को यही लगता था कि तुम अपनी गृहस्थी में खुश हो, तो भी उसने आज तक शादी नहीं की। तो तुम्हें क्या लगता है वह अब करेगा? और जब उसे तुम्हारे बीमार होने के बारे में पता चला तो तुम नहीं जानती वह कितना परेशान हो गया था। उसने तुम्हें उस अवसाद से बाहर निकालने के लिए दिन रात एक कर दिया। अवनी, वह तुम्हें बहुत प्यार करता है, वह जिंदगी भर कुंवारा रह लेगा, पर तुम्हारे अलावा किसी दूसरी लड़की से कभी शादी नहीं करेगा। अवनी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने अपने परिवार के लिए अपने प्यार और अपने सपने का त्याग कर दिया, कभी अपने बारे में नहीं सोचा। अवनी, आज मैं तुमसे एक मदद चाहती हूँ। तुमने हमेशा अपने से पहले दूसरों को रखा है, तो इस बार भी अपने बारे में ना सोचकर एक बार मेरे समीर के बारे में सोचो। अवनी, समीर ने जिंदगी में बहुत दुख उठाए हैं, आज उसे खुशी मिलने का अवसर आया है। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, उसे मना मत करो, इस बार उसे उसकी खुशी दे दो। सीमा जी की बात सुनकर अवनी और अधिक परेशान हो गई और बिना कुछ बोले अपने कमरे में वापस आ गई। आज अवनी को अंदर से बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। वह पूरी रात कभी समीर की बातें तो कभी सीमा जी की कही हुई बातों के बारे में सोचती रही। बहुत सोच विचार करने के बाद अवनी ने एक निर्णय ले लिया। अगली सुबह वह फिर से सीमा जी के पास गई और उन्हें अपना निर्णय बता दिया। सीमा जी ने तुरंत समीर को बुलाया और उससे कहा, समीर, जल्दी से पास वाले मंदिर से पंडित जी को बुलावा भेजो। समीर आश्चर्य से सीमा जी को देखते हुए बोला, क्यों, क्या काम है? सीमा जी बोली, मुझे मेरे बेटे की शादी की तारीख निकलवानी है। पहले तो समीर कुछ समझा नहीं, फिर सोचने पर वह पूरी बात समझ गया और अवनी से बोला, क्या तुम सच में राजी हो? कहीं किसी के दबाव में तो तुमने हाँ नहीं की है? अवनी बोली, नहीं, मैंने किसी के दबाव में हाँ नहीं किया है, मैंने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है। अवनी के शादी के लिए हाँ करते ही समीर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा और सीमा जी के तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। उन्होंने पूरे आश्रम में समीर और अवनी की शादी तय होने की खुशी में मिठाई बंटवाई। समीर और अवनी की शादी की खबर सुनकर सारे आश्रम में खुशी की लहर दौड़ गई। सारे आश्रम वाले शादी की तैयारियों में जुट गए। आश्रम का हर सदस्य चाहता था वह शादी में समीर और अवनी के लिए कुछ विशेष करे। सीमा जी शादी की पूरी तैयारी अपनी देख रेख में करवा रही थी। सीमा जी ने एक माँ की तरह सारी तैयारी अपने हाथों से करवाई। सारे कपड़े गहने उन्होंने खुद पसंद करके बनवाए। वह शादी में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती थी। इस तरह नियत तिथि को समीर और अवनी शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। दोनों को बहुत कठिनाइयों के बाद आखिर अपना प्यार मिल ही गया। सीमा जी भी बहुत खुश थी। उनके बेटे का घर जो बस गया था। पहले उनकी गोद सूनी थी, चारों ओर लालची रिश्तेदार भरे थे जो उनका सब कुछ ले लेना चाहते थे, पर आज उन्हें समीर जैसा बेटा मिल गया था जो उनका पूरा ख्याल रखता था। और आज अवनी जैसी बहू भी मिल गई थी। कहते हैं अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। जो समीर कभी अनाथ था, आज उसके पास सारे रिश्ते थे। उसे सीमा जैसी माँ मिल गई
डॉक्टर कुसुम जैसी बहन और आज उसे उसका प्यार भी मिल गया था। आश्रम में सब लोग बहुत खुश थे। सभी ने भगवान से उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर उन्हें शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। 3 महीने बाद सब बहुत अच्छा चल रहा था। उनकी खुशी तब दुगनी हो गई जब उन्हें पता चला अवनी माँ बनने वाली है। सीमा जी और समीर ने पूरे समय अवनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। सीमा जी तो दिन रात अवनी के आगे पीछे घूमती रहती। उसे कब क्या खाना है, क्या करना है, सब कुछ अब उनके कहे अनुसार ही होता। अवनी को तो कभी कभी विश्वास ही नहीं होता। उसे लगता सीमा जी जैसे उसकी अपनी माँ हो। इसलिए कहते हैं सारे रिश्ते खून के ही नहीं होते, कुछ रिश्ते दिल के भी होते हैं। और फिर जब आदि का जन्म हुआ तो सब लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सारे आश्रम वाले खुश थे। सबसे ज्यादा तो सीमा जी खुश थी क्योंकि आज वे दादी बन गई थी। समीर और अवनी भी बहुत खुश थे। आदि के जन्म के कुछ दिनों बाद ही अवनी ने काम पर जाना शुरू कर दिया। आश्रम में बहुत काम होता था। समीर अकेले वह सब नहीं संभाल पाता। आदि के जन्म के बाद सीमा जी ने भी समीर से कह दिया अब वह आश्रम का काम नहीं करेगी। अब वह पूरा समय अपने पोते के साथ रहेगी। इस तरह गीतिका और समीर की जिंदगी का दर्द कुछ कम हो गया और वह अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश थे। फ्रेंड्स, यह कहानी का अंतिम भाग था और गीतिका की खुशी भरी जिंदगी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आप सभी लोगों ने इतने दिन तक मेरी इस कहानी को अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।